नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी के प्लान पूर्वांचल की और खास तौर से उसके निशाने पर इस बार मुस्लिम वोट बैंक है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। पहले 3 तलाक का मुद्दा, जिसमें मुस्लिम मतों में आधी आबादी को रिझाने की भरपूर कोशिश की गई। उसके बाद पसमानदा मुसलमानों को लेकर के लगातार कैंपेन चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तमाम जो दूसरे सियासी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है, या यूं कहें कि जिनकी राजनीति का बड़ा आधार मुस्लिम वोट बैंक रहा है, वो शायद इन प्रयासों से असहज हो सकते हैं। समय समय पर यह असहजता दिखाई भी पड़ती है, लेकिन अब खबर इस बात की है कि जल्द ही पूर्वांचल में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के राजनीति करने वाली पीस पार्टी एनडीए का हिस्सा बन सकती है। जैसा कि मैं पहले भी अपनी कई डिबेट्स में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कुनबे के विस्तार की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरे दलों में सेंधमारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरे दलों के मजबूत जनाधार वाले नेताओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर अयूब, जो पीस पार्टी के मुखिया हैं, अगर वो अपने दलबल के साथ एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतों को लेकर के किस तरीके से सियासी समीकरण बनाए या बिगाड़े जा सकते हैं और इसका किसको ज्यादा फायदा होगा और किसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इस पर आज इस विषय पर चर्चा करते हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे विशेष अनुरोध पर आज पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से एसएन सिंह साहब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा तमजीद अहमद साहब, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार है प्रमोद गोस्वामी, वो भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। तो आज हम शुरुआत करना चाहते हैं डॉक्टर अयूब से। अगर अयूब साहब हमारे साथ जुड़ गए हो तो उनका बहुत स्वागत है और डॉक्टर अयूब से ही आज इस चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा। अयूब साहब, आपका बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे चर्चा हो रही है। एक लंबा वक्त गुजर गया जी, बहुत लंबा अर्सा गुजर गया। आप मीडिया के सामने बहुत दिनों के बाद आए, या यूं कहें कि जिस तरीके से आप मीडिया के तमाम साथियों से, हमारे तमाम साथियों से मुलाकात होती रहती थी। डॉक्टर अयूब, क्या प्लान है आपका? क्या एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप? पीस पार्टी ये चाहती है कि मुस्लिम समाज अभी तक वोट बैंक की तरीके से 75 सालों से रहा है और जिसे वो हराते और जिसे वो जिताते रहा है, दोनों ने उसे अछूत बना के रख दिया है और उसके मसाइल का, उसके मुद्दों का, उसके हक और इंसाफ के देने के बजाय लोगों ने उसका सिर्फ शोषण ही किया है और वोट बैंक को लूटने का काम किया है। ऐसे में पीस पार्टी ने जो 75 साल का जो अनुभव रहा है मुस्लिम समाज का, उसको अगर आकलन किया जाए तो ये लगता है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, वो सभी का मकसद सिर्फ मुस्लिम वोट लेना है और उसे वोट बैंक बना करके सिर्फ रखना है। उसे इतना कमजोर बना देना है कि वो अपने बारे में सोच न सके, सिर्फ वोट बैंक लाचार बन करके वोट बैंक बना रहे हैं। ऐसे में पीस पार्टी ने फैसला लिया है कि जो भी गठबंधन या जो भी दल पीस पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी देगा, भागीदारी देगा, ताकि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व सत्ता शासन में भी हो सके, उसके साथ पीस पार्टी गठबंधन कर काम करेगी। चाहे वो ये हो या इंडिया हो या बसपा हो। ये 3 बड़ी राजनीतिक शक्तियां उत्तर प्रदेश में हैं और इन तीनों को आह्वान करती है कि अगर सही माने में वो मुस्लिम वोट का लेने के बदले अगर वो उन्हें विकास के लिए अवसर देना चाहते हैं, उन्हें हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो हम तैयार हैं। अयूब साहब, क्या आपकी इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई बातचीत, कोई मुलाकात हुई? क्या आपने मुस्लिम हितों को जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, क्या उनके मुद्दों को लेकर के कोई चर्चा हुई, कोई सहमति बनती हुई नजर आ रही है, या अभी सिर्फ खाली कयास लगाए जा रहे हैं? हम आपसे ये समझना चाहते हैं। अभी तो हम लोगों ने अपनी रणनीति जनता के सामने रखने का प्रयास किया है।
पहले हम लोगों ने ये देखने की प्रयास किया है कि जनता अभी क्या सोच रही है और क्या समझ रही है। वो अभी हराने जिताने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अभी वो एक विकल्प ढूंढ रही है, वो चाह रही है कि उसे भी हिस्सेदारी मिले, और हम ये चाहते हैं कि हम तीनों को ऑफर देते हैं, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस, एनडीए हो या इंडिया हो। जो भी मुस्लिम वोट को वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें हक और इंसाफ देना चाहते हैं, उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। मगर अभी तक किसी से भी, किसी भी दल या गठबंधन से अभी कोई सकारात्मक। तो मनोज यादव जी, आप डॉक्टर अयूब साहब को सुन रहे थे। देखिए, बहुत सीधा सा सवाल उन्होंने उठाया और बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हकीकत है, ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है कि मुस्लिम मतों को एक बहुत लंबे समय तक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन अगर जो तमाम अब तक जो सर्वे हुए, जो तमाम अब तक की रिपोर्ट्स आई, चाहे वो गैर सरकारी संगठनों की हो या सरकारी संगठनों की हो, उसमें देश में मुसलमानों के हालातों में बहुत सुधार देखने को नहीं मिला। या यूं कहें कि तमाम जो दूसरी जातियां जो हिंदू धर्म में आती हैं, चाहे वो पिछड़ी जातियां हो, चाहे वो दलित समाज से लोग आते हो, उनका तो फिर भी उत्थान हुआ, उनकी तो तमाम पॉलिसीज को का लाभ मिला। लेकिन आप देखिए कि मुसलमानों की स्थिति में, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे शैक्षणिक स्थिति हो, उसमें कोई बहुत बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। तो क्यों ना माना जाए कितने वर्षों तक, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या जो भी गैर भाजपाई दल हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, उनकी हालत में की के लिए क्या आप लोग जिम्मेदार नहीं है? मनोज यादव जी। मानस जी, धन्यवाद आपका कि इतने अहम मुद्दे पे आपने मुझे बुलाया। दो लाइनें याद आ गई तुरंत बना के कि जिनकी खातिर जख्म इस पार से उस पार हो गए, जिनकी खातिर जख्म इस पार से उस पार हो गए, वो हमसे कहते हैं कि कहां तुम्हें चोट लगी है। वो हमसे कहते हैं कहां तुम्हें चोट लगी है। ये बात मैंने इसलिए कही कि अयूब साहब शायद मेरे ख्याल से अपने अवसर के लिए, अपनी राजनीति के लिए एक, जैसे कहते नहीं है, प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए, या इस तरह की बातें जो आपने भी कही और अयूब साहब ने भी कही कि लोगों ने मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल किया। ठीक है, कहा जा सकता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये बात सत्य है तो इस देश में हर जाति के वोट बैंक का इस्तेमाल किया है सारे राजनीतिक दलों ने, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। राजभर साहब कह रहे हैं कि राजभर समाज का वोट ले लिया, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा दल कह रहा है, निषाद वाले कह रहे हैं हमारा वोट ले लिया, अब तक निषादों की कुछ सुनी ना गई। अनुप्रिया पटेल जी कह रही हैं कि वही उनके साथ हो गया। और एक और नया समीकरण बना है टी और बी का, टीबी, समझ गए होंगे आप, टी से ठाकुर, बी से ब्राह्मण, बी से बनिया। उसको कह रहा है कि कांग्रेस ने हमको छला, अब बीजेपी हमको छल रही। आए दिन आप सुनते हैं सभी नेताओं के बयान। मैं ये जानना चाहता हूं समाजवादी पार्टी ने वो कौन सी कसर छोड़ रखी? किसी भी, जिसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और जिसने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। मैं प्रमोद जी से अपनी बात की पुष्टि कराऊंगा कि समाजवादी पार्टी ने कितना लोगों के साथ मदद की, कितना मदद नहीं की, समाजवादी पार्टी का कार्य करने का क्या तरीका रहा, हमारी कैबिनेट में किसकी कितनी हिस्सेदारी रही, हमारे कामों पे कितनी हमको बदनामी मिली, किस जाति, किस वर्ग, किस धर्म को लेके हमारी पार्टी को बदनामी मिली, हमारे नेता को किन किन नामों से नवाजा गया, चाहे वो आदरणीय जो महरूम हो गए हमारे नेता मुलायम सिंह जी हो, चाहे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, उनको किन किन नामों से किस किस तरह बुलाया गया बीजेपी के, आरएसएस के लोगों के द्वारा, चाहे अब हमारे पार्टी के सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर, सबसे लड़ने वाले नेता आदरणीय आजम साहब को कितनी मतलब शिद्दत से बीजेपी के लोगों ने उनको कष्ट दिया। ये सारी बातें कुछ कहीं पर्दे के पीछे नहीं है। तो इसीलिए अयूब साहब से मैं एक निवेदन करूंगा, आप अपने आंदोलन तेज करिए, अपनी पार्टी के काम तेज करिए,
कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको एक बड़ा बेहतरीन स्टेज और प्लेटफॉर्म दिया था। मैं जब दक्षिण पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का भ्रमण करता था, तो मुझे आप बिजनौर में भी दिखते थे, आप मुझे सहारनपुर में भी दिखते थे, आपके तमाम सारी चीजें दिखती थी। आपको धोखा किसने दिया? आपकी पार्टी को तोड़ा किसने? आपकी पार्टी को नस्तो नाबूद किसने कर दिया? क्या वो समाजवादी पार्टी थी क्या? अगर नहीं कह सकते हैं तो मत कहिए, मुझे कोई ज्यादा फिक्र भी नहीं है आपकी, क्योंकि हम अपनी लड़ाई, एक मिनट रुक जाइएगा, आप ही बोलिएगा, हम अपनी लड़ाई, अपनी विचारधारा की लड़ाई, हमारे यहाँ किसी के स्पेशल कोई पैकेज नहीं है किसी भी जाति धर्म के लिए। ये बात मैं आपको स्पष्ट करता चलता हूं। आप हमें यादववाद कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यादववादी है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं। जो 86 में 56 का कोट किया है मीडिया ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उन 56 यादव एसडीएम को बर्खास्त कर दो, क्योंकि अगर 86 में 56 यादव हुए हैं तो निश्चित तौर पे वो पूरी बेईमानी है। और अगर नहीं हुए हैं तो उनके मुंह पे कौन सा सुराग किया जाए उनकी जिब्या पे कि वो झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए समाजवादी पार्टी सत्य और सत्य के साथ ही लड़ाई लड़ती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयुब साहब बीजेपी से गठबंधन करते हैं, एनडीए से करते हैं, कांग्रेस से करते हैं, बसपा से करते हैं या समाजवादी पार्टी से करते हैं। इस पे हमें कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना काम मानस जी कर रही है। जी मानस जी, इनका जवाब दे दूं मैं क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अयूब साहब। मैं इन्हें शायद पूरा पता नहीं है। इन्हें अभी तो बताऊंगा, अगर सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें और बिरादरियों की बात तो नहीं की है उन्होंने ये की है कि जो भी सेकुलर पार्टियां रही हैं उनके सत्ता शासन में 40 साल तो सिर्फ सेकुलर पार्टियों के 45 साल सत्ता शासन रही है, चाहे वो प्रदेश में हो और चाहे देश में हो। और मुस्लिम समाज दलित से भी सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़ गया है, उससे भी पिछड़ गया है। तो ये अगर वो रिपोर्ट को नहीं मानते हैं तो मैं नहीं कह सकता। मैं विधायक रहा 2012 से 17 तक, अखिलेश यादव जी की सरकार रही। चपरासी से लेके एसडीएम तक 50% से ज्यादा यादव जी लोग भरे गए। मैंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। ये बताएं आप कि अगर इनसे पूछा जाए कि वोट जो पड़ा था सरकार बनाने में, वो यादव समाज का ज्यादा वोट था कि मुस्लिम समाज का वोट था? अगर एक वोट यादव समाज का था तो कम से कम 2 वोट मुस्लिम समाज का रहा है। तो समाज सरकार बनाने में हिस्सेदारी तो दूना यादव समाज से मुस्लिम समाज का रहा। 20% सरकारी आंकड़े से मुसलमान है इस प्रदेश में, मगर इन्होंने तो 2% भी उनकी हिस्सेदारी नहीं दी। जितनी भी नौकरियां मिली सिर्फ मुस्लिम समाज को ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग को भी नहीं दिया इन्होंने। और यही वजह है कि पिछड़ा वर्ग दूसरे पार्टियों में जा रहा है। तो ये रहा आंकड़ा। ये कह रहे हैं आजम खां की बात कर रहे हैं। आजम खां पूरा परिवार सालों तक जेल में बंद रहा। क्या अखिलेश जी एक बार भी जेल में मिलने गए क्या? क्या कोई मैं जवाब दूंगा। उनके लिए क्या चलाया क्या? अगर एक अदना सा यादव नेता जेल में बंद हो जाता है तो अखिलेश जी वहां पहुंच जाते हैं उसे जेल में मिलने। आजम खान ने पूरी जिंदगी दे दी, इनकी सरकार बनाने के लिए पूरे परिवार बर्बाद हो गए, मगर उनके कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो आजम खान नहीं, कोई भी मुस्लिम लीडर रहा हो, उसके लिए क्या किया इन्होंने? तो मुसलमान तो इनको वोट दे करके बर्बाद हो गया है, बदनाम हो गया है, और सिर्फ प्रताड़ना दूसरी सत्ताधारी पार्टियों से झेलता रहा है। तो इन्हें ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज, ठीक है साहब, बिल्कुल सही है, आपकी जो इच्छा है वो बिल्कुल मुस्लिम समाज बताएगा, घबराइए नहीं, बहुत जल्दी बताएगा। मगर मैं ये इतना कह रहा हूं कि अगर आप न्याय दे सकते हैं, मुस्लिम समाज तो ये कहता है कि ठीक है वो 20% है, उसकी 10% तो हिस्सेदारी दीजिए। आप कैबिनेट में मंत्री बनाने से हिस्सेदारी थोड़ा होता, विधायक बनाने से हिस्सेदारी थोड़ा होता, फैसला तो मुखिया करता है ना। मुखिया को फैसला करके मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी देना चाहिए, ये मेरा कहना है। मगर आप ये कहते हैं कि साहब आजम खां की बात कर रहे हैं, पूरे परिवार आज जेल में है। क्या कोई आंदोलन चलाया इन्होंने? अगर कोई इनके समाज का कोई आदमी रहेगा तो आंदोलन चलाएंगे, मगर मुस्लिम समाज के लिए नहीं। और बदनाम क्या हुए? वोट लेने के लिए आप टोपी पहन लिए तो मुस्लिम हित कम काम कर दिया आपने। अगर रोजा अफ्तार में चले गए तो मुस्लिम हित के लिए काम कर गया।
आप तो ये दिखावे के लिए मुसलमानों को रुझाने के लिए झुंझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं, मगर उनके विकास के लिए कभी काम नहीं किया। मैं एक मुद्दा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आपको बताता हूँ। मुस्लिम दलित मुसलमानों को आज तक आरक्षण दलितों का नहीं है। इन्होंने पिछड़े बिरादरियों को केंद्र के प्रदेश में पास करा के समाजवादी सरकार ने पिछड़े मुसलमानों को 12 पिछड़े मुसलमानों को अनुसूचित जाति के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड किया, मगर मुस्लिम समाज को उसको आरक्षण 1950 से नहीं मिल रहा है, तो उसको आरक्षण के लिए इन्होंने कभी नहीं की। अगर मुस्लिम समाज को इन्होंने अपने 2012 के एजेंडा में लिखा था कि हम 18% मुस्लिम समाज को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी देंगे, अगर पूछे नहीं एजेंडा अपना याद है कि मैनिफेस्टो अपना याद है कि नहीं याद है, मगर उस पर कभी चर्चा ही नहीं किया। हमने ये सवाल उठाया मगर उस पर कोई चर्चा नहीं किया उन्होंने, और इन्होंने कोई एक्शन लिया। ये बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अरे ये कहिए कि मुस्लिम समाज ऐसा रहा कि जिससे आप सत्तासीन हो और आप मुस्लिम समाज का वोट लेकर के अपने समाज के हित का काम कर रहे हो। आपने तो पिछड़ों का, दलितों का भी ख्याल नहीं किया, सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं बल्कि उनको भी साथ, उनको हिस्सा नहीं दिया। चलिए अयूब साहब, तमजीद साहब, मनोज यादव जी आपसे जवाब ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तमजीद साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी से कंप्लीट करिए मनोज जी, फिर हम जाएंगे तमजीद के पास। हाँ, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूं, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। देखिए, अयूब साहब की बेचैनी मैं समझ सकता हूं। अब मेरा जो कहना था और लगभग मोटा माटी मैंने पूरी ईमानदारी से ही जवाब दिया है। अगर आपको लगता है और आपकी जितनी भी पार्टी की फॉलोइंग है उन सबको अगर लगता है कि आपके अधिकारों की लड़ाई नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बहुत बेहतर लड़ सकते हैं, तो मैं आपको एक फ्री में मशवरा देता हूं कि आप ये ऑप्शन मत खेलिए। आप सीधे जाइए और उनकी दहरी पे अपनी नाक रख दीजिए। वहां आपके सारे मसाला जितने हैं वो सब तुरंत रफा दफा हो जाएंगे, सब पूरी हो जाएगी। अरे जिनकी राजनीति टिकी है तुम्हारी जमानत पे, जिनकी राजनीति टिकी है तुम्हारी जमानत पे, और वो बता रहे हो, वही वाला कहावत है ना मानस जी, कि ये दूध लेके जा रहे हैं बिल्ली की सरपरस्ती में रखने, कि बिल्ली इस दूध की हिफाजत करेगी। डरा नहीं रहा हूं, वैसे मैं तो कह रहा हूं कि आप जैसे नेता को ऐसे ही करना चाहिए। कर रहे हैं, उन दोनों से भी रिएक्शन लेना है। तंजीब साहब, बहुत सीधा जो आरोप है डॉक्टर अयूब साहब ने लगाया कि बहुत वर्षों तक मुसलमानों ने आपके पीछे, समाजवादी पार्टी के पीछे से तमाम जो दल रहे, जो गैर भाजपाई थे, उनके पीछे भाग के देख लिया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। लेकिन इस बार पीस पार्टी, जिसके एक जमाने में एक साथ 4 विधायक थे और बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, उस पीस पार्टी का अब अपना मत है कि जो भी मुसलमानों के हित की बात करेगा, पीस पार्टी उसके साथ अलायंस करेगी, यानी उनको अब एनडीए से भी कोई गुरेज नहीं है। मानस जी, एक चीज और है, ये कार्य किसने तोड़ा? मनोज जी, तीनों विधायकों को इन्होंने ही तो तोड़ा, समाजवादी पार्टी नहीं तोड़ा। और अपने समाजवादी पार्टी में ले गए तीनों विधायकों को। जितने 10,000 से वोट ज्यादा वो लोग पाए थे हमारे पार्टी के, सभी को इन्होंने ही तोड़ा, अपनी पार्टी में ले गए। सबको जरूरत नहीं थी विधायक की। ये कार्य किसने तोड़ा? आप तो हमें हराने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट 3-3 देते हो हमेशा, तो आप तो हमें बर्बाद करने के लिए झूठा बलात्कार का मुकदमा तो समाजवादी पार्टी ने हमारे पर किया और किसी ने नहीं किया। तो ये तो समाजवादी पार्टी ने किया। वो तो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज इनके लफबाजी में फंसा रहे। ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज इनका मजबूर होकर के वोट बैंक बना रहे। ये नहीं चाहते कि डॉक्टर अयूब जैसा कोई मजबूत आदमी आवे जो मुस्लिम समाज को एक विकल्प दे सके। मुस्लिम समाज, अरे एक हैदराबाद में बैठे, एक आप बन जाओ, क्या दिक्कत है? वो मोदी की सरपरस्ती कर रहे हैं, आप योगी की कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अरे एक हैदराबाद में बैठे हैं वो ऐसी साहब, एक आप हो जाओ उत्तर प्रदेश में योगी के। आप लोगों के बीच में, हाँ नहीं बोले नहीं है, आपको मैं सीधे मशवरा दे रहा हूँ। हाँ, अरे आप हमें क्या बोलना नहीं देंगे? हम आवाज है उत्तर प्रदेश की आवाम की। कोशिश करिए ना। हमारा शौक नहीं है विधायक बनने का। अरे तमजीद साहब को सवाल लेने दीजिए भाई, प्रमोद गोस्वामी भी इंतजार कर रहे हैं। तमजीद साहब, जो आरोप अयूब साहब ने लगाए हैं, ऐसे में अगर मुसलमान बीजेपी या एनडीए का विकल्प खोज रहा है तो क्या तकलीफ है आपको? दूसरी बात,
कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, क्योंकि आप मुसलमानों का जो स्तर पिछले 70 सालों में बढ़ना चाहिए था, ना आर्थिक रूप से ना शैक्षिक रूप से, उसके लिए जिम्मेदार तो ज्यादा तो आप ही लोग हैं। 18% आरक्षण कहाँ गया? जिन्हें को कहा था मानस जी था। नमस्कार। 1% भी अयूब नहीं भाई, दिया इन्होंने। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा बोल इनका दीजिए। 1 to 1 ले लो, इनका 1 to 1 ले लो मानस जी। अभी कर लेंगे, लेकिन पहले तंदी साहब आप बोलिए। देखिए, एक बात समझिए मानस जी, अब हम लोग इस वक्त 2023 के भारत में हैं, और इतना वक्त गुजारा जा चुका है कि सारी समुदाय को, सारे धर्म के लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि कौन उसके लिए सही है और कौन गलत है। बहुत पहले ना जाते हुए मैं अभी पिछले के 2 चुनाव पे जाता हूँ। कर्नाटका में चुनाव हुआ और हिमाचल में चुनाव हुआ। कर्नाटका में आपको पता है कि हम कहाँ-कहाँ से जीत के आए। जेडीएस का जो स्ट्रांग ओल्ड मैसूर बेल्ट है, वो पूरा माइनॉरिटी बहुल है, लेकिन पूरे माइनॉरिटी ने जेडीएस जैसे दल को नकार दिया कांग्रेस के लिए। उनको पूरा विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी है कि जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की जो एक बयार बहाई थी, उसके खिलाफ पूरा कर्नाटका एकजुट हुआ, और जेडीएस जैसी पार्टी जिसके लिए पूरा का पूरा कुनबा ओल्ड मैसूर का एकजुट होता था, उसको नकारते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई। कमोबेश यही हालत 5 राज्यों के चुनाव में भी है। बहुत सारे दल वहां पे भी लड़ रहे हैं, राजस्थान में भी लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, बहुत जगह लड़ रहे हैं। लेकिन मानस जी, आपकी भी जो रिपोर्टिंग है, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट पे जो रिपोर्टर बैठे हुए आपको फीडबैक दे रहे होंगे। इस तरह के बयान राजस्थान और वहां पे भी बहुत दिया गया, छत्तीसगढ़ में बहुत दिया गया, मध्य प्रदेश में बहुत दिया, लेकिन वोटर इस चीज को समझ चुका है कि जो लड़ाई लड़ रहा है वो राहुल गांधी लड़ रहा है। चाहे वो बात हो दानिश अली साहब की हो, चाहे वो आजम खान साहब की हो, और चाहे जो भी माइनॉरिटी डॉक्टर कफील की लड़ाई हो, सारी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो मुस्लिम है, इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। जहां पे भी अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है मानस जी। ये मान लीजिए, वोटर ने अपना मूड बना लिया है। कमोबेश जो शुरुआत उन्होंने कर्नाटका में की, जो हिमाचल में की, और जो 5 राज्यों में जो जनादेश दे रहे हैं, वही जो जनादेश का सिलसिला है आगे 2024 तक चलेगा, और 2024 में हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। अब डॉक्टर यूसुफ साहब की बात आई, मैं तो बड़ा ताज्जुब कर रहा हूं कि आज डॉक्टर यूसुफ साहब कह रहे हैं कि हम भाजपा से भी गठबंधन कर सकते हैं। क्या कॉमन मिनिमम एजेंडा है इनके पास? किस मुद्दे को लेके ये भाजपा से बात करेंगे कि हम भाई ये मुद्दा है हमारा, हम बात करेंगे? जिसकी पूरी पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा, पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम पे टिकी हो कि कोई चुनाव वो लड़ ही नहीं सकते बिना नफरत फैलाए हुए समुदाय के बीच में, वो उनसे क्या बात करने जाएंगे? तो मैं तो बड़ा ताज्जुब। ये जवाब डॉक्टर अयूब साहब को देना है कि वो भाजपा के लिए उनके दरवाजे खुले हैं या नहीं खुले, ये अयूब साहब से पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएंगे। लेकिन मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। इस तरह के चुनाव के मौसम में बहुत सारे बयान आते रहेंगे, आ रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन इसका कोई फर्क जनता पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने अपना मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट बना ली है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही है जो कि चुनाव लड़ने जा रहा है और चुनाव जीतने जा रहा है। तो वो इस तरीके के, अभी आप एमआईएम ने बहुत सारी सीटों पे चुनाव लड़ा, कहीं 200 वोट पाए, कहीं 300 पाए, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चुनाव के पहले हुई कि एमआईएम आ रही है। ऐसा लग रहा था कि पूरा माइनॉरिटी भाग जाएगा एमआईएम के साथ। जब बस्ता खुला तो 100-200 वोट पे सिमट गए कम से कम 90% प्रत्याशी। तो आप समझ सकते हैं मानस जी कि इन चर्चाओं का वो कितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसी चर्चाओं का जनमानस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जनता ऐसी चर्चा को देख के और अपनी मानसिकता मजबूत कर लेती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चर्चा करवा रही है, वरना ऐसी चर्चा नहीं होती। कि आप बताइए, डॉक्टर अयूब साहब खुद जान रहे हैं कि उनकी 2-3 सीटों पे, वो लोकसभा की तो एक भी सीट शायद एक आध सीट होते होना हो, लेकिन 2-3 सीट विधानसभा इन्होंने आज तक जीती हुई है। लेकिन आज इस तरीके से उनको पेश किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा माइनॉरिटी लीडर ऐसा लग रहा है कि वो हो, ऐसा नहीं है। जनता का बिल्कुल मानसिकता स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जहां पे भी है, हर जगह हम चुनाव जीत के आएंगे और 2024 में बढ़िया बिस्तर बांध देंगे। चलिए, प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े। प्रमोद जी, जो आरोप डॉक्टर अयूब साहब के हैं उनको भी आपने सुना, और मैं ये जानना चाहता हूं कि उन आरोपों का विश्लेषण आप कैसे करते हैं? और दूसरी बात ये कि अगर पीस पार्टी चली जाती है एनडीए के साथ, तो एनडीए को उसमें किस तरीके का बेनिफिट हो सकता है? क्या आपको लगता है कि पीस पार्टी या एआईएमआई मानी ओवैसी जी कहीं कुछ नुकसान कर सकते हैं बीजेपी को, या नुकसान उल्टा इंडिया गठबंधन या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को हो सकता है? प्रमोद जी, आपसे समझना चाहते हैं। मानस जी, आपने 2 सवाल किए हैं। एक तो इनका डॉक्टर अयूब साहब का या पीस पार्टी का
एनडीए में जाने की बात, जिसकी संभावनाएं हैं, जो मेरी अपनी जानकारी है, अंदर खाने बातचीतें चल रही हैं, दौर चल रहा है। और ठीक है, वो राजनीति है, राजनीति में ये चीजें चला करती हैं। दूसरे जो अयूब साहब ने आरोप लगाए कि हमको ठगा गया या मुस्लिमों को ठगा गया या पसमानदा मुसलमानों को ठगा गया, तो मानस जी मतलब इस देश की जो स्वतंत्रता के बाद से राजनीति की स्थिति देखें तो लगभग 6 दशक में वो कांग्रेस के साथ मुस्लिम रहा, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं या और लोग भी कहते हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की है, तो समाजवादी पार्टी के ऊपर तो ये टप्पा लगा हुआ था। शायद मनोज जी ने एक बात जो कही, जो मुझे लगता है वो कहीं गलत नहीं है, कि मुलायम सिंह को मौलाना कहा गया, मुल्ला कहा गया। आज भी समाजवादी पार्टी को MY फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो समाजवादी पार्टी ने भी, ऐसा नहीं है, अब ये राजनीति है, राजनीति में तो कोई कुछ भी करे, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर तो बहुत आरोप लगे मुसलमानों को लेकर, और समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान जुड़ा भी रहा। मस्जिद के मामले में, अयोध्या की मस्जिद के मामले को लेके अगर किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो समाजवादी पार्टी ने लड़ी थी, और उसको लाभ भी मिला और खामियाजा भी भुगतना पड़ा समाजवादी पार्टी को। तो अब देखिए मानस जी, एक बड़ी विडंबना है, जहां तक मेरे अपने 40-42 साल का अपना एक पत्रकारिता का तजुर्बा है, इधर पिछले लगभग 2.5-3 दशकों से जो राजनीतिक दल जो निकल के आ रहे जातिगत आधार पर, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे निषाद की पार्टी हो, चाहे पसमानदा की डॉक्टर साहब की हो, और चाहे मौर्य की हो, ये जो जातिगत मोहरे उभर रहे हैं, इन लोगों से सिर्फ एक सवाल अगर पूछ लिया जाए कि इन्होंने अपने समाज के लिए, जब भी ये जिस दल में भी रहे, उसकी कितनी लड़ाई लगी। अलबत्ता ये अपनी लड़ाई तो लड़ते रहे, अपने विधायकी के लिए, अपने कारिंदों की विधायक और सांसद बनाने की लड़ाई, तो ये सभी, मैं किसी एक पर्टिकुलर या मैं डॉक्टर साहब के लिए या किसी के लिए नहीं, मैं उन जो ये समाज है, जो दबे कुचले समाज कह लीजिए, शोषित समाज कह लीजिए, पिछड़े समाज कह लीजिए, पसमानदा समाज कह लीजिए, इनके जो रहनुमा निकल के आते हैं, ये रहनुमा समाज का वोट लेने के लिए, समाज को ये जताने के लिए अपने साथ जोड़ तो लेते हैं। मुझे पीस पार्टी का वो दौर भी याद है, जो जैसा कि अभी मनोज ने कहा था कि बिजनौर में भी और वहां भी दिखाई, तो पीस पार्टी का एक दौर आया था और लोगों को लगा था, पसमानदा समाज को, कि नहीं, पीस पार्टी हमारी रहनुमाई कर सकती है। लेकिन उसके बाद आखिर क्या रहा, ये तो डॉक्टर साहब भी जवाब दे पाएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि उसके बाद फिर वो दौर खत्म हो गया। एक तो ये बात रही। तो मुझे लगता है मानस जी कि ये जितने भी ये निकल के आते हैं, ये समाज के वोट अपने साथ जोड़ने के लिए और ये जताने के लिए कि देखिए, पसमानदा का अगर कोई हित कर सकता है तो स्वतंत्रता के बाद सिर्फ मैं कर सकता हूँ। वो चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर हो, या कोई भी पार्टी हो। ये एक विडंबना है। इसलिए समाज का तो भला नहीं होता, अलबत्ता इन ठेकेदारों का भला जरूर हो जाता है। ये भी कड़वा सच है, भले ही अप्रिय लगे, लेकिन कड़वा सच निहितार्थ या नेपथ्य में तो यही है। इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। दूसरी बात ये कि जहां तक नौकरियों की, जहां तक इसकी बात है, तो उसमें मतलब 60 वर्षों में मैंने कहा कि कांग्रेस के रिजीम में रहा, लंबे समय तक मुस्लिम कांग्रेस में जुड़ा रहा, उसके बाद लगभग 3 दशक तक समाजवादी पार्टी के लिए जुटा रहा। दंगे हुए तब भी आरोप समाजवादी पार्टी पे लगे, उस दौरान कांग्रेस पे लगते रहते थे। तो ये आरोप लगते रहे। राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। जहां तक एनडीए की जो दूसरा सवाल आपने किया, तो निश्चित रूप से एक बात तो है कि इस समय इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद निश्चित रूप से एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को एक थोड़ा सा चिंता का सबब तो बना है कि एक के मुकाबिल एक खड़ा होगा, तो वो जो वोटों का बंटवारा था वो
रुक जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं ज्यादा कम जो भी हो, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पेशानी पे पसीने तो हैं, तो उसको रोकने के लिए राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे मोहरों को ढूंढा जा रहा है कि कैसे उन वोट बैंकों को काटा जा सके और रोका जा सके। तो ये मुझे लगता है कि शायद जो राजनीति के चौसर पर या शतरंज पर जो मोहरे बिछाए जाते हैं, ये मोहरों के रूप में है। आप राजभर जी को ले लीजिए, राजभर जी ने जब ये वहां थे तो उसके बाद तब ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा कर सकती है, समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा कर सकती है। हटे तो उन दोनों को गालियां देने लगे, प्रधानमंत्री को भी दी, योगी जी को भी दी, अब फिर उसमें आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इन नेताओं का जो एक हालात है, मुझे लगता है इन राजनीतिक बड़े दलों से ज्यादा ये अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, या ये उनको बेवकूफ ज्यादा बना रहे हैं। हाँ, एनडीए को अगर ये छोटे छोटे दल ये शामिल करेंगे तो कहीं थोड़ा बहुत पीस पार्टी का अपना थोड़ा बहुत तो बुजुर्ग है ही, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। उनका अपना जी थोड़ा वोट पसमानदा समाज का वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को या एनडीए को थोड़ा बहुत फायदा दे सकता है, एनडीए को नुकसान दे सकता है। लेकिन जो एक माहौल बन रहा है, उस माहौल में कहां तक ये मोहरे फिट होंगे, ये चुनाव के बाद इसका विश्लेषण हम आप कर पाएंगे। जी वैसे डॉक्टर अयूब साहब, मैं प्रमोद जी की ही बात को मैं थोड़ा सा और आगे ले जा रहा हूं कि इस देश में जितने भी ऐसे सियासी दल हुए जिन्होंने मुस्लिम परस्त होकर के राजनीति की, आपने दल बनाए, लेकिन आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए, बहुत उनको सक्सेस नहीं मिली। वरना इस देश में शायद सबसे बड़ा दल मुसलमानों का मुस्लिम लीग हो जाता। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक जमाने में तो उत्तर बिल्कुल प्रदेश में उसका कार्यालय भी हुआ करता था, लेकिन अब तो कोई नाम लेवा भी नहीं है। एक दौर वो बहुत भी सही। था कि जब फतवे दिए जाते थे चुनाव से पहले, प्रमोद जी याद होगा आपको, और हम लोग ये कहते थे बहुत कि जिसके लिए फतवा दिया अब इस दल का हारना तय, क्योंकि एकदम मुसलमान इसके विपरीत काम करेगा। ऐसी ठीक है। परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर साहब, अगर कांग्रेस ये कहती है कि मुसलमान अपने घर वापस आ जाएं, आजम खान से मिलने के लिए अजय राय जी सीतापुर तक पहुंच जाते हैं, इमरान मसूद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शामिल कराया जाता है, मुसलमानों को जोड़ने की एक मुहिम चलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भविष्य में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप बने उसमें हो सकता है कि मनमुटाव खत्म हो जाए। ऐसे में आपको लगता नहीं कि एनडीए का हाथ थाम करके आप बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे? नहीं, देखिए मानस जी, दो बातें मैं रखना चाहूंगा। एक तो 1950 में अगर धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज और ईसाइयों को अनुसूचित जात का आरक्षण देना मना किया तो कांग्रेस सरकार ने किया, जो अपने को सेकुलर कहती है। हमारा संविधान ये कहता है कि सिर्फ एक आरक्षण एक ऐसा तथ्य है जिससे पिछड़ा समाज, कमजोर समाज विकसित हो सकता है। तो कमजोर समाज को विकसित होने से रोकने के लिए, मुस्लिम समाज को कमजोर करने के लिए कांग्रेस 1985 में मुस्लिम को अनुसूचित जात का आरक्षण ले लिया। वो तालीम में और सरकारी नौकरियों में वो आ नहीं सकता है, 1/3 मुसलमान आ नहीं सकता है। एक बात तो मैं ये रखना चाहता हूँ, जो अपने को सेकुलर कहते हैं उन्होंने सबसे पहले कम्युनल एजेंडा 1985 में रख दिया। एक तो बात तो ये कहता हूँ। आप जो कह रहे हो कि मुस्लिम समाज आखिर जो नेतृत्व है वो इकट्ठा क्यों नहीं पाया, विकसित क्यों नहीं पाया, मैं आपको दो वजह इसका बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि वो सेकुलर कहे जाने वाली जितनी पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि मुस्लिम समाज कमजोर, लाचार, बेबस रहे और उनका वोट बैंक बन करके सिर्फ उन्हें वोट देता रहे, और दिखावे के तौर पर वो नेताओं को जोड़ने का काम करते हैं, मगर जो उनका बुनियादी मुद्दा है उस पर वो काम नहीं करते हैं। मैंने फिर आपसे बताया कि अगर समाज का विकास होना है तो वो आरक्षण देना चाहिए। हर समाज अपने लिए आरक्षण मांगता है, तो अनुसूचित जात के लिए ही बताना कि जो पसमानदा समाज है उसको सबसे पहले उसको अनुसूचित जात का आरक्षण चाहिए। मरो तो कांग्रेस ने खत्म किया, मगर बीजेपी भी नहीं दे रही है, और समाजवादी पार्टी, बसपा दोनों 4-4 बार सरकार में रही हैं, मगर इन्होंने कभी इसको केंद्र को रिकमेंड नहीं किया कि उसको अनुसूचित जात का आरक्षण मुसलमानों को लगे।
इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार रही है तो मुस्लिम जो विकास के मुद्दे हैं, जिस तरह से मुसलमानों का विकास हो सकता है, उन मुद्दों पे बात ना करके वो जज्बाती मुद्दों की बात किया उन्होंने मंदिर मस्जिद की बात की, उन्होंने 3 तलाक पर मुद्दे पर बात की। उसमें इससे विकास का नहीं होता मुस्लिम समाज का विकास इससे होता है कि उसको आप आरक्षण देते हो कि नहीं देते हो, उसको नौकरियों में हिस्सेदारी देते नहीं देते हो, विकास में उसकी भागीदारी देते हैं कि नहीं देते हो, तो उससे उसका विकास होता है। तो इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जितने ये लोग रहे हैं, जो भी सेकुलर कहने वाली पार्टियां सरकार में रही हैं, इन्होंने मुस्लिम समाज को कमजोर करके लाचार बेबस बना करके वोट बैंक बनाने का काम किया, एक काम किया है। अब भाजपा जो सरकार आई है, उन्होंने मुस्लिम समाज पर अत्याचार जो किया है वो अपने वोट को पोलराइज करने के लिए किया है। और इस दोराहे में, इस दोनों पार्ट के बीच में मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज का नेतृत्व फंसा हुआ है। मुस्लिम समाज जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो भी सत्ता में आती हैं, या सेकुलर पार्टियां जो भी मजबूत हैं, वो ये चाहती हैं कि मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर राजनीतिक तौर पर मजबूत न हो पावे और अपनी हिस्सेदारी भागीदारी न ले पावे, इसलिए वो चाहती हैं कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व हर हालत में खत्म हो जाए। यही हमने बताया है कि समाजवादी पार्टी ने जब 2012 में देखा कि पीस पार्टी उरूज पर जा रही है, तो उन्होंने 3 विधायकों को, उनको जरूरत विधायक की न होते हुए भी बल्कि तोड़ा, और जितने भी लोग प्रत्याशी 10,000 से ज्यादा वोट पाए थे, सबको तोड़ लिया उन्होंने। एक एक आदमी को अलग अलग ऑफर देकर के हर जिले से उसने तोड़ने का काम किया है। तो वो नहीं चाहते, सेकुलर चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तीनों पार्टियों का ये मुद्दा है कि मुसलमान लाचार बेबस जब रहेगा तभी उनका वोट बैंक रहेगा। अगर वो राजनीतिक तौर पर जागरूक होगा तो किसी का बेबस नहीं रहेगा, अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, वो इकट्ठा होगा। तो ये नहीं चाहते वो नेतृत्व। और दूसरा काम किया उन्होंने, हमने ये कहा ना कि फर्जी बलात्कार में मुकदमा हमें बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी ने किया, उसका कोई सबूत नहीं है, वो समाजवादी पार्टी ने किया। और हमें एनएसए में और राजद्रोह में फर्जी तरीके से भाजपा ने हमें जेल भेजा, उन्होंने मुकदमा हमारे पर किया, मगर वो सारे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। तो मैं ये कहना चाहता, एक तो मुद्दा हमारा ये है। दूसरा चीज है कि भाजपा इसलिए हमारे मुस्लिम समाज का विरोधी है, इसलिए पीस पार्टी का और डॉक्टर अयूब का विरोधी है, कि जब उसके खिलाफ काम करेगी, मुस्लिम समाज के लिए काम करेगी, चाहे दिखावे के लिए काम क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ काम करेगी तो वहां पर उसका वोट पोलराइज होगा, उसका वोट इकट्ठा होगा। मैं एक सबूत आपको देना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, आपको मालूम होगा, हमने विधानसभा में रखा था। 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, वहां पर 50,000 से लोग बेघर हो गए। लोग भूख से, छोटे छोटे बच्चे 50,000 बेघर हैं, ठंडे में दिसंबर जनवरी में बेघर हैं, मगर वहां अखिलेश यादव जी नहीं गए और 1 रुपया भी उन्होंने दिया मुजफ्फरनगर के दंगे के उनकी सहायता के लिए। मगर वही उसी वक्त उन्होंने सफाई महोत्सव कराया, उन्होंने 332 करोड़ रुपया उस सफाई महोत्सव पर खर्च किया, मगर 3 रुपया भी मुजफ्फरनगर दंगे वालों के लिए नहीं किया। मगर उल्टे उन पर मुकदमा हुआ कि वो सरकारी जमीन पर लोग आके बस गए। ये सरकार का काम था, अगर पीड़ित है, अगर कोई दंगे प्रभावित है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसको सहायता देनी चाहिए सरकार को। ऐसे हालत में जहां पर मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ हो और आप सफाई महोत्सव होकर के डांस देखते हैं, तो कैसी ईमान होता है? ये ऐसा नहीं है। तो आप दिखावे का काम करने के बजाय, जज्बाती काम करने के बजाय, भाई आप पसमानदा की भाजपा बात कर रही है, अगर पसमानदा को सही मायने में विकसित करना चाहती है, उनको उनका हक देना चाहती है, उनको इंसाफ देना चाहती है, तो उसे पसमानदा को सबसे पहले अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है, जिससे उसका विकास होना है, सबसे पहले उसे आरक्षण देना चाहिए। धर्म के नाम पर जो खत्म कर दिया है कांग्रेस ने, बिल्कुल ठीक बात है। हम बिल्कुल इसका जवाब लेते हैं मनोज यादव जी से, लेकिन प्रमोद गोस्वामी जी ने बीच में कुछ बात कहनी चाहिए। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज आप कंप्लीट करिए, फिर मनोज जी से एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उनसे भी पूछना है। हाँ, मनोज जी, जो आरक्षण की डॉक्टर साहब ने बात की, तो आरक्षण कांग्रेस ने उसका विरोध किया। सवाल, एक बड़ा सवाल ये है, बड़ा कैनवस ये है कि अब जो इस देश की जो व्यवस्थाएं जातिगत, धार्मिक और इस आधार पर, उसमें आरक्षण क्या 100% दिया जाए, किसको दिया जाए? सब आदमी आरक्षण, सवाल ये आरक्षण की बात क्यों करते हैं? ये बात क्यों नहीं करते हैं कि हमको शिक्षा में सुविधाएं दी जाए, नौकरियों में मतलब जो है हमारा अपना वो हो जाए, हमको पढ़ने की, हमारी गरीबी की,
लेकिन ये जो आरक्षण का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सारे दलों ने बना रखा है, ये किस सीमा तक जाएगा, उसकी कोई एक लिमिट है ना। अब मतलब पसमानदा मुसलमान कहेंगे, अगले मुसलमान कहेंगे, अगले समाज कहेंगे, पिछड़े समाज कहेंगे, दलित समाज कहेंगे, मौर्य समाज कहेगा, राजभर समाज कहेगा। तो और जबकि आरक्षण 10 वर्ष के लिए दिया गया था। दूसरी बात कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मानस जी, बिहार में संघ ने ये बात कही थी, ये संदेश देने की कोशिश की थी कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए, कि इसको आगे बढ़ाया जाए कि न बढ़ाया जाए। तो सवाल ये है कि आरक्षण ये मैंने कहा कि जो उनके मसाइल हैं, उनकी मसाइल पर ये लोग नहीं जाते हैं, कोई भी दल, चाहे वो मैंने आपके जो दल लिए, जो जातिगत दल निकल के आए हैं, वो उनके मसाइल पर, उनकी गरीबी पर, उनकी भूखमरी पर, उनकी नौकरी पर, उनकी शिक्षा पर, उस पर नहीं जाते हैं, उसकी चिंता नहीं करते हैं। आरक्षण दे दीजिए, मुझे बता दीजिए, आज 70 वर्ष हो चुके, 10 वर्ष के लिए था आरक्षण, क्या पूरा हो गया? सारे लोग उससे लाभ हो गया, अब आरक्षण की जरूरत नहीं है दलित समाज को। कितना हुआ, कब तक देंगे? बन गया प्रमोद जी, एक सियासी टूल बन गया, ये सियासी टूल बन गया है। मानस जी, मैं इस पर बात रख लूं, एक जी सवाल जी पर बात जी। रख दूं। मानस जी, क्योंकि कांग्रेस पे आरोप लगाया यूप जी ने कि कांग्रेस ने आरक्षण का विरोध किया था। पहली बात तो कांग्रेस ने आरक्षण का विरोध किया ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आरक्षण जो संविधान में व्यवस्था है धर्म के आधार पे नहीं है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने 2014 के कार्यकाल में 4.5% का आरक्षण माइनॉरिटीज को देने का काम किया। वो डॉक्टर यूप साहब नहीं बताएंगे, उसको छुपा लेंगे। वो अलग बात है कि कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। एक बात समझिए, जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से देश चलेगा। डॉक्टर अयूब साहब क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा। और कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा न तो धर्म के आधार पे, न जात के आधार पे कभी भेदभाव का काम किया ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अयूब साहब को राजनीति के लिए सूट कर रहा है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। 4.5% का आरक्षण कांग्रेस ने दिया या नहीं दिया था, बताना चाहिए इनको कि 2014 में जब सत्ता में आई, आप भी मानस जी जानते होंगे, 4.5% का आरक्षण दिया, जिसको बाद में कोर्ट ने रोक लगा दी। ये बात भी बतानी चाहिए डॉक्टर अयूब साहब को। ऐसे छुपाना नहीं चाहिए तथ्यों को। अगर तथ्यों को छुपाएंगे तो जनता भी आपसे सवाल पूछेगी कि आप अपने पर्सनल फायदे के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मानस जी, मैं इनका जवाब दे लूं, इनका जी भी जवाब दूं, आपका। देखिए, हम देश के नागरिक हैं और हमें अपने संविधान में विश्वास करना है जब तक संविधान को आप बदल ना दो। संविधान ने समाज के कमजोर तबकों के विकास के लिए एक ही विकल्प ढूंढा है, वो आरक्षण। इसके अलावा संविधान में कोई विकल्प है ही नहीं है। और जहां तक आप कर रहे हैं कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए, नहीं, गलत है। आरक्षण हमेशा के लिए है। आरक्षण 10 साल में अगर नहीं जानकारी तो फिर देख लीजिएगा आप लोग। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को भी जवाब दूंगा। आरक्षण 10 साल में फिर जांच करना है आयोग से कि किसको अब आरक्षण मिले, कौन विकसित हो गया उसको निकाल दिया जाए, जो पिछड़ा रह गया उसको आरक्षण दिया जाए। 10 साल में रिव्यू करने का है, 10 साल में खत्म करने का नहीं है। हर 10 साल में रिव्यू करने का कि आरक्षण जो दिया गया है, जो विकसित हो गए उन्हें हटा दिया जाए, जो विकसित नहीं उन्हें रख लिया जाए। तो हो कहा रहा है सर, 70 साल हो गए, हर 10 साल पे रिव्यू, हर 10 साल पे रिव्यू। हर तो 10 इसका साल मतलब आरक्षण का लाभ किसी को मिला ही नहीं, कुछ खास लोग उसका मजा ले रहे हैं। जो जरूरतमंद है, अगर हर साल रिव्यू होकर के सरकार की आरक्षण बढ़ रहा है तो मंशा पूरी कहाँ हुई? ये सरकार की जिम्मेदारी है 10 साल में सर्वे करावे। और जहां तक आरक्षण की बात कर रहे हैं, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, मंडल आयोग बना। हमारा अपना विचार होगा कि जो कमेटी की बात हम मानेंगे। कमेटी ने कहा कि पसमानदा समाज को, जो दलित समाज है, मुस्लिम समाज को, उसको आरक्षण दिया जाए, पिछड़े समाज को आरक्षण दिया जाए, तभी उनका विकास होगा। और कोई एक मिनट और आपकी बात करके, कांग्रेस प्रवक्ता की बात करके मैं खत्म कर दूं। 26 जनवरी को 1950 में देश आजाद हुआ, मैं कोट कर रहा हूं स्पेसिफिक। और 10 अगस्त 1950 को, सिर्फ उसी 1950 को कांग्रेस सरकार ने एक राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करके मुस्लिम समाज का, दलित मुसलमानों का आरक्षण रोका है। अगर आप नहीं रोका है तो आपको जानकारी नहीं है। आप ये कह रहे 4% आरक्षण की बात क्यों नहीं करते? अरे साहब, जब से सरकार में बने तब से क्यों कर रहे हो? चुनाव हो रहा सर पे, उसके 2 महीने पहले आप आरक्षण की घोषणा करोगे? इसकी आपकी मानसिकता नहीं बताती है कि सिर्फ वोट की राजनीति आप कर रहे हो?
4% आरक्षण, 4% आरक्षण देने का व्यवस्था आपको मालूम होना चाहिए। आरक्षण देने की व्यवस्था ये है कि पहले आयोग गठित करिए पार्लियामेंट से, आयोग गठित करके आप फिर जो आयोग की जो सिफारिश उसको लागू करिए। कोई अपने आप आरक्षण नहीं लागू कर सकता। डिबेट में क्योंकि समय की सीमा होती है, लेकिन मनोज जी के साथ ही इसको डिबेट को हम समाप्त करना चाहेंगे। मनोज यादव जी, आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हमारा ये है कि आखिर आपको जो मुस्लिम परस्त संगठन या सियासी दल है, आप उनसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? अगर ओवैसी आएंगे तो आप उनको पानी पी के गालियां बकेंगे। अगर पीस पार्टी आएगी तो आप उसके विधायक तोड़ लेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे। तो क्या आप ये चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान आपके साथ ही रहे? अभी अजय राय जी ने जैसे ही मुसलमानों की बात की, वो आजम खान जी से मिलने सीतापुर चले गए, उन्होंने कहा घर वापसी कर ले मुसलमान, तब आपको मिर्चा लग गया। तो आप क्यों चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा आपके साथ ही रहे? ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए मानस जी, बांधे बाजार नहीं लगती। प्रमोद जी मेरी कहावत समझ गए होंगे। बाजार अपने आप लगती है, बांध के बाजार नहीं लगती है कि एक दायरा बांध दे और उसमें सब जुटे रहेंगे। उसको गुलामियत और गुलाम का सिकंजा कहा जाता है। तो समाजवादी पार्टी ने कभी किसी पे कोई प्रेशराइज थोड़ी नहीं किया। हाँ, हम एक सवाल जरूर पूछते हैं, चाहे वो अयूब जी की पीस पार्टी हो, चाहे आईएम हो, चाहे और राजभर की पार्टी हो, चाहे निषाद की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो। इन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया, निषादों के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, पटेलों के लिए क्या किया, या इन्होंने मुसलमानों के लिए इन पार्टियों ने क्या किया? सारा इल्जाम हम अपने सर ले बैठे हैं और काम करते करते इतना कर गए कि हमको मुल्ला मुलायम और अखिलेशुद्दीन का टाइटल भी मिल गया। चलो ठीक है, हमने तो वो काम किया जो हमारी विचारधारा कहती है। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसकी कैसे वो लोहिया जी का विचारधारा था वो कैसे आगे। पीस पार्टी से क्या नाराजगी है? ओवैसी से क्या नाराजगी है? इनके लिए दो लाइनें के लिए आप लोग उनको गाली बकना शुरू कर देते हैं। ना 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 ना, हम नहीं गाली दे रहे हैं, ये हमको गाली देते हैं। दो लाइनें अभी अभी लिखी हैं, ये दो लाइनें सुना दूं और इसके बाद शायद सब समझ में आ जाएगा। बचा लूं बाज के पंजों से, बचा लूं बाज के पंजों से अपने हमदर्दों को, जिन पर जुल्म और सिकंजा कसा रखा है, जिन पर जुल्म और सिकंजा कसा रखा है। तुम शौक से राज और राजनीति कर लेना, तुम शौक से राज और राजनीति कर लेना, ताउम्र पड़ी है तुम्हारी जिंदगानी की। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, एक बार जो ये बाज रूपी सत्ता बैठी है आरएसएस की और बीजेपी की, एक बार हम बचा लें और हम इनको निकाल के इनके हक और अधिकार दे दें, फिर तुम शौक से राजनीति कर लेना, मुसलमानों की कर लेना, तुम कोई निषादों की कर लेगा, कोई राजभर की कर लेगा। कम से कम हम पे ये ना लगे कि आरोप न लगे कि समाजवादी पार्टी की वजह से इन लोगों का कोई रहनुमा ना हुआ, कोई इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला ना हुआ। एक बड़ा फैक्ट आपके चैनल पे दे रहा हूं, बड़ी आरक्षण की बात की। अयूब साहब अगर मुझे एक बड़ा कोई फैक्ट देते मुसलमानों के बारे में, बेहतर जो देश हित में होता, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता कि ये किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और इनका ज्ञान इतना अव्वल दर्जे का है। इस देश का माइनॉरिटी और खासकर मुसलमान, पूरी दुनिया का, मानस जी इसको कभी भी कोट कर सकते हैं डिबेट में, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा अगर भारतवर्ष में कोई अपने इन दो हाथों से और दिमागों से, यानी कि मजदूर और बड़े से बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनके अगर कोई लाता है, तो वो अल्पसंख्यक समाज का मुस्लिम सोसाइटी लेके आती इस देश में। पूरी दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, जो जिसे हम एफडीआई कहते हैं, जिसको हम फॉरेन की मनी कहते हैं, वो भारत को अगर कोई लेके आता है, सबसे बड़ी, किसी देश को किसी देश में नहीं पैसा जाता है इन मजबूत हाथों से, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी लेके आती है। चाहे वो अरब कंट्रीज हो, चाहे कोई और कंट्रीज हो, वो अपने मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने इल्म से, अपनी तमाम सारी जो उनके हुनरमंदी है उनसे इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला मुस्लिम कम्युनिटी है। इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती है कि उन्होंने तो हर जगह पे अपनी शिद्दत से देश को मजबूत किया, और कुछ लोग लड़ाई लड़ने चले आते हैं। अरे आप लड़ो, कौन मना कर रहा है भाई? हमने कोई शिकंजा थोड़ी नहीं कस रखा है आप पे कि आप चुनाव न लड़ो।
हम बीजेपी थोड़ी नहीं है कि आपको हम जेल भेज देंगे। आप जाइए, घर घर जाइए, छोटे ओवैसी बन जाइए, खूब नफरत भरी भाषा बोलिए और बीजेपी के पक्ष में बयान दीजिए, आपको भी बड़ा माइलेज मिलेगा। और ऐसा हिस्सा बंटवारा भी कर दीजिए जिससे बीजेपी के लिए बेहतर राहें बन जाए। लेकिन मैं ये 4 लाइनें कहिए तो दोबारा सुना दूं कि बचा लूं बाज के पंजों से अपने हमदर्दों को जिन पर जुल्म और सिगंजा कसा बैठा है। तुम शौक से राज और राजनीति कर लेना, ताउम्र पड़ी है तुम्हारी जिंदगानी की। जो मर्जी वो करना। हराने गए थे भाजपा को जिताने मध्य प्रदेश में, ये नहीं। अरे हम हमेशा लड़े हैं भैया, मध्य प्रदेश हम हमेशा लड़े हैं। आप कहानी ना बताओ मैं, हमने जिनका वोट काटा है कांग्रेस को पता है, हमने जिनका वोट काटा वो कांग्रेस को पता है। आप हमको न कहानी बता भाई। अरे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कम से कम मजबूत बात किया करो भाई, अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस से पूछो हमने किनका वोट काटा है मध्य प्रदेश में, उनको पता है, बेहतर उनको पता है। खत्म हो चुका है। प्रमोद गोस्वामी जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अयूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका शुक्रिया, तमजीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज भारतीय जनता पार्टी किन्हीं कारणों से इस चर्चा में शामिल नहीं हो पाई, वरना उसका भी पक्ष आ जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से अब मुस्लिम मतों को लेकर के खींचतान शुरू हो गई है, उसमें आने वाले वक्त में पीस पार्टी यानी डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी पूर्वांचल में बड़ा खेल कर सकती है। आज इस चर्चा को ही विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।